गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 चलेगा, जो कि है संस्कृति और शिक्षा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में नहीं बन पाएगा, 2 में बनेगा। तो देखिए, संस्कृति की अवधारणा समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जो समाजीकरण है उसकी संस्कृति के अनुसार होता है। मतलब भी व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति के अनुसार ही समाज में ढलता है। ठीक है। मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति देखो, पहली चीज़ जन्म से मृत्यु तक की बात कही है, तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? ये जन्मजात प्रक्रिया हो गई, ठीक है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई। ठीक है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति जिन भिन्न भिन्न संस्कारों के आधार पर अपना जीवन ढालता है, वे ही संस्कृति के मूलभूत अवयव हैं। ठीक है। मतलब जो भी व्यक्ति सीखता है ना, वही संस्कृति के मुख्य लक्षण हो जाते हैं या मूलभूत अवयव हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण से, एक तो भारतीय दृष्टिकोण से है और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण से है। तो भारतीय दृष्टिकोण जो है वो संस्कृति को एक पवित्र संस्कार के रूप में देखते हैं। ठीक है। और ये लोग मानते हैं कि जो संस्कृति है वो भावनाओं का एक संगठन है। ठीक है। संस्कृति जो है संस्कृत भाषा के सम और कृति से बना हुआ है। सम का अर्थ होते हैं अच्छे प्रकार और कृति का अर्थ होता है करना। ठीक। अब इसको अगर हम और भी ज़्यादा तोड़ें तो इसका अगर विश्लेषण करें तो क्या होगा कि ये संस्कृत भाषा के कृ धातु से बना है, जिसमें सम जो है उपसर्ग है और कृतन प्रत्यय है। इस आधार पर इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ साफ या परिष्कृत। ठीक है। चलिए, अब ये तो हमारा शाब्दिक अर्थ था, नहीं अभी तो ये पाश्चात्य रह गया। पाश्चात्य दृष्टिकोण देख लीजिए। ये अंग्रेजी के कल्चर से, मतलब संस्कृति जो है वो, इसको अंग्रेजी में हम कल्चर कहते हैं, और जो कल्चर है वो लैटिन भाषा के कल्ट से या कल्टस से बना है। ठीक है। लैटिन भाषा के 2 शब्द या तो कल्ट या कल्टस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खेती करना, विकास करना, शिक्षण द्वारा सुधार करना, संस्कृति एवं शिष्टाचार, वो शिष्टता, ये सारे इसके अर्थ हैं। ठीक है। चलिए, ये तो हो गए शाब्दिक अर्थ। ठीक है। अब बात करते हैं इसका सामान्य अर्थ। तो सामान्य अर्थ में देखिए कि पूर्वजों से जो चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन आदि की रक्षा करना एवं संस्कृति का मूल्यांकन करना, यही हमारी संस्कृति के जो सामान्य अर्थ है। जो भी हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है वो प्लस संस्कृति का मूल्यांकन करना, मतलब संस्कृति का हम मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद उसमें संशोधन करते हैं, उसके बाद जो नई संस्कृति बनती है उनको अडेप्ट करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक। अब देखिए, विशिष्ट अर्थ के रूप में समझिए, उसके प्रकारों से, संस्कृति के प्रकारों से संबंधित है। अब ये प्रकार ये दिए हैं, ठीक है, याद रखना, प्रकृति और मानवकृत उसके प्रकारों से संबंधित है, क्योंकि पर्यावरण पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। और जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं ये है प्राकृतिक और मानवकृत। ठीक है। इन्हीं प्रकारों से व्यक्ति को अपने जीवन में सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, और उन सुविधाओं से व्यक्ति इन प्राकृतिक और मानवकृत से उन्हें सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ कुछ परेशानियां भी मिलती हैं, है ना। अब फिर परेशानी से व्यक्ति क्या करता है? संघर्ष करता है। ठीक है। संघर्ष करने के बाद उन्हें उसका एक समस्या का समाधान मिलता है। संघर्ष करेंगे तो समस्या का समाधान मिलेगा। तो समाधान के बाद उन्हें उसका सॉल्यूशन का मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है, तो इसका वो किस तरह से हो जाए, प्रोसेस क्या है, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बच्चों में दिया, अगली पीढ़ी में ज्ञान को स्थानांतरण किया। इसी तरह से क्या होता है? संस्कृति का विकास होता है। समझ गए?
ठीक। अब देखिए अब सभ्यता को देखते हैं। ये तो संस्कृति थी, ठीक है, ये संस्कृति थी। अब ये सभ्यता की बात करते हैं। सभ्यता क्या है देखिए पहले। सभ्यता मनुष्य में भौतिक और सामाजिक और तकनीकी प्रयासों की उन्नत अवस्था को कहते हैं। देखिए संस्कृति और सभ्यता को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग करेंगे, इन दोनों का अंतर, तो वो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ऐसे ही टर्म दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। वे वस्तुएं जो उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यवान है, ठीक है, कौन सी, जो उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यवान है, जो कि उद्देश्य प्राप्ति के साधन हैं, याद रखना साधन है, वो क्या है, सभ्यता है। मानव जो कुछ भी करता है या बनाता है या खुद बनता है, वो सब या तो संस्कृति है या सभ्यता है, ठीक। अब देखिए सभ्यता, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सभ्यता अनिवार्य रूप से संस्कृति है, जबकि सारी संस्कृति सभ्यता नहीं है। वेन डायग्राम से समझ लीजिए। देखो एक कल्चर है ये पूरा, और पूरे कल्चर में थोड़ा सा सिविलाइजेशन है, तो इतना भाग जो हुआ है वो हमारा रह गया ना। तो ये क्या कह रहा कि सारी संस्कृतियां सभ्यता नहीं है, तो इतनी संस्कृति जो है वो हमारी सभ्यता नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है। तो आई होप इस वेन डायग्राम से आप ये दोनों पॉइंट बहुत क्लियर समझ गए कि संस्कृति के अंदर सभ्यता एग्जिस्ट करती है, नहीं सॉरी, हाँ, संस्कृति के अंदर सभ्यता एग्जिस्ट करती है, नहीं यार कैसे बोलें इसको ऐसे बोलेंगे कि जो है पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो संस्कृति के अंतर्निहित है, ठीक, लेकिन पूरी संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत नहीं आती, ठीक, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सभ्यता और संस्कृति के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले संस्कृति की बात करें तो संस्कृति क्या है, एक अमूर्त चीज़ है, ठीक है, और सभ्यता क्या है, एक मूर्त चीज़ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे एक कंप्यूटर है, ठीक, इस कंप्यूटर में जो हार्डवेयर पार्ट होता है वो हमारा, इधर लिखते हैं, जो हार्डवेयर पार्ट होता है वो हमारा सभ्यता के अंतर्गत आता है, और जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है वो हमारा संस्कृति के अंतर्गत आता है। देखिए हमने पहले भी बताया है कि अमूर्त क्या है और मूर्त क्या है। अमूर्त वह वस्तु, वह चीज़ है जिसको हम देख छू सकते हैं, है ना, मूर्त वह चीज़ें हैं जिनको हम देख छू सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है कि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देख छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। ये संस्कृति के अंतर्गत आता है, अमूर्त वस्तुओं के अंतर्गत, ठीक। चलिए जैसे एक एग्जांपल और दे दें, कौन सा दे दें, ह्यूमन का देख लें, अपने मानव शरीर का देख लेते हो। तो मानव शरीर में जो हमारी बॉडी होती है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सभ्यता के अंतर्गत आ जाता है। और जो हमारी आत्मा है वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है, जिसको हम देख छू नहीं सकते, है ना। अगर किसी वस्तु का जैसे आविष्कार हुआ है ना, तो वो जो वस्तु होगी वो हमारी किसके अंतर्गत आएगी, सभ्यता के अंदर। लेकिन उस आविष्कार का जो विचार होगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारा आएगा संस्कृति के अंतर्गत। आई होप अब तो आप समझ गए होंगे, है ना। मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि संस्कृति जो है वो अमूर्त तत्व है और जो सभ्यता है वो मूर्त तत्व है, ठीक है। चलिए अब देखिए संस्कृति के बारे में, वह गुण जो सभी में व्याप्त है। संस्कृति क्या है, एक तरीके का गुण है। वह वस्तु जो सभी के पास है, तो सभ्यता क्या है, एक तरीके का भौतिक पदार्थ है, भौतिक वस्तु है, ठीक।
संस्कृति मूल्यों पर बल देती है, जबकि सभ्यता क्या करता है, उपयोगिता पे बल देती है। ये आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करता है, मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों को, प्रकृति को व्यक्त करता है, जबकि ये क्या करता है, बाह्य व्यवस्था या साधनों को व्यक्त करता है, सभ्यता। संस्कृति का जो संबंध होता है वो हमारा कला और बुद्धि से संबंधित होता है, लेकिन सभ्यता का कैसा होता है, भौतिक पदार्थों से संबंधित होता है। देखिए इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। इसमें इस पूरे में आपको भर भर के वन लाइनर मिलेंगे इस वाले में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा तो थोड़े बहुत देखने को मिल रहे थे जगह जगह पे वन लाइनर, लेकिन इसमें आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसके इसके बाद 8th चैप्टर आएगा संविधान और नीति निर्देशक तत्व, उसमें तो भाई सीधी सी बात भर भर के आएगा, ठीक है। एक बार मुझे याद है कि जब मैं बीएड कर रहा था तो ये क्या नाम है, पॉलिटी वगैरह का जो था ना पार्ट, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत बस मेरा पॉलिटी पोर्शन मतलब एसएस का पोर्शन ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नए थे और जिन्होंने मतलब नया नया कदम रखा था कंपटीशन में, तो उनके लिए बहुत टफ था। तो उनको लगा कि वन लाइन मतलब इस संविधान से नया नया बनेगा, मतलब नए नए बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मानो एक क्वेश्चन तक नहीं बना था संविधान से, है ना। हाँ शायद एक बना हो या 2 बना हो मुश्किल, अब 75 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन में 1-2 बने तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इतना बड़ा चैप्टर है कि नहीं। तो वही है कि जो है कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन शिक्षा से रिलेटेड जो होगा ना उससे तो डेफिनेटली पूछेगा। पॉलिटी एक तरीके से अलग से टर्म आ गया है, लेकिन अगर शिक्षा से रिलेटेड जो संस्कृति और शिक्षा है ना, इससे रिलेटेड तो 100% इससे आपको अगर 2-3 क्वेश्चन ना मिले तो कहना, ठीक है। चलिए अच्छा हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ थे। कला एंड बुद्धि से संबंधित है और ये भौतिक पदार्थों से संबंधित है, हर एक टर्म इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया। प्रवाहवान है, मैंने पहले ही बोला था कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक है, तो इसलिए इसका कह सकते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, प्रवाहवान है। ये नाश्वर है, ख़त्म हो जाती है। संस्कृति का पैमाना नहीं होता कोई, लेकिन हम सभ्यता के मापदंड को निश्चित कर सकते हैं। इसकी गति जो होती है वो सदैव विकास की ओर नहीं जाती, ठीक है, लेकिन इसकी गति जो है वो सदैव विकास की ओर जाती है और निरंतर बढ़ती रहती है। संस्कृति विस्तार बहुत ही धीमा होता है और उलझा हुआ होता है, लेकिन अगर बात करें सभ्यता की तो ये तेज़ी से, सादगी से और सामान्य रूप में फैलती है। संस्कृति के अतीत और वर्तमान दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, लेकिन सभ्यता के नवीनतम तत्व ही अपनाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें पुराने से मतलब नहीं है, नई नई चीज़ें, नए नए आविष्कार करें, खोज करें, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए संस्कृति के भेद देख लेते हैं हम, और इसका संस्कृति का वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने कैसे कैसे किया है वो देखते हैं। एक तो लिंटन थे सर, 3 प्रकार बताए थे उन्होंने। एक सार्वभौमिक संस्कृति, वैकल्पिक संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति। सार्वभौमिक संस्कृति ऐसी संस्कृति जो कि हर कोई उसको अप्लाई करे, जैसे कि विवाह करना है, मतलब विवाह की पद्धति, जैसे कोई शादी करता है तो शादी में 7 फेरे होते हैं, है ना। कोई नमूना होता है जो 8 फेरे कर लेता है ना। तो रीति रिवाज जो होते हैं, संस्कृति जो हमारी होती है, हर कोई उसी अनुसार, अब देखो धर्म अलग होते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग उस धर्म विशेष में, क्षेत्र विशेष में जो संस्कृति अपनाई जाती है, तो उस धर्म क्षेत्र में जो संस्कृति चल रही है वो अप्लाई करते हैं, तो वो सभी लोग करते हैं, तो उसे सार्वभौमिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। वैकल्पिक संस्कृति क्या है? वैकल्पिक संस्कृति ये हो जाती है कि इसमें आपको चयन का अधिकार मिल जाता है ना। आज के टाइम पे यही चल रहा है कि जो है प्यार हो गया तो कोर्ट मैरिज कर लिया, है ना, और अगर घर वाले मान गए तो
पंडित द्वारा मतलब पंडित द्वारा करवा देंगे शादी, है ना। तो इसमें चयन की पद्धति है कि आप किस तरह का जो है विवाह करना चाहेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, विशिष्ट संस्कृति में क्या आता है कि आपके विशिष्ट कार्यों से आपकी पहचान होती है। कोई व्यक्ति अपने इस कार्यों को इस तरह से एक्सप्लोर करता है कि वो उसकी पहचान बन जाती है ना। जैसे कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। मोटिवेशनल स्पीकर जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, है ना। और बेस्ट टीचर जैसे दिव्य कीर्ति सर, अवध ओझा, अलक पांडे, खान सर, है ना। बड़े बड़े बहुत वो उनकी क्या है, विशिष्ट कार्य के द्वारा उनकी पहचान है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये टर्म है क्लार्क विजलर। इनकी एक पुस्तक थी मैन एंड कल्चर, याद रखना इनकी बुक का नाम। इन्होंने अपने बुक में कुछ सार्वभौमिक तत्व दिए थे, ठीक। वो तत्व क्या थे? भाषण, युद्ध, संपत्ति, संस्कार, सरकार, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था, वैज्ञानिक ज्ञान और कला, ठीक है। ये मेनली बताते थे, इन्होंने अपनी बुक में बताया था कि मतलब कुछ सार्वभौमिक तत्व होते हैं जो संस्कृति को प्रभावित करते हैं और किस तरह से संस्कृति को बिल्ड किया जाता है। तो ये सारे टर्म हैं, ठीक है। बहरहाल इनके जो है वो ये बुक इम्पॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि संस्कृति के सार्वभौमिक तत्व किसने दिए थे? तो इन्होंने दिए थे, क्लार्क ने, ठीक है। ये शायद पता नहीं पूछा जाए कि ना पूछा, कह नहीं सकते। दूसरा है ब्रिज स्टेट के अनुसार 3 टाइप के थे, इन्होंने भी 3 तरह के बताए थे। एक विचार, व्यवहार आदर्श और भौतिक पदार्थ। इन्होंने 2 तरीके के विचार बताए थे कि व्यक्ति के अंदर 2 तरह के विचार आते हैं, अच्छा या बुरा। या तो कोई चीज़ अच्छी हो मतलब विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और या कह सकते हैं कि विचार जो सही हो सकते हैं या मिथ्या हो सकते हैं, है ना। 2 तरह के हैं। व्यवहार आदर्श का क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कार्य करने से संबंधित 3 बात। सबसे पहले इन्होंने व्यवहार से मतलब ही आपका है कि क्रिया द्वारा चीज़ें व्यक्त करना, व्यवहार प्रदर्शन करना, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कार्य करने से संबंधित 3 बातों को बताया। एक नियम, आशाएं और समाज स्वीकृति। नियम के अनुसार चलें, हैं, आशाएं होनी चाहिए और समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, ठीक। भौतिक पदार्थ की बात करें तो भौतिक पदार्थ में क्या क्या आ जाता है? मकान, मोटरसाइकिल और हथियार वगैरह। पदार्थ वस्तुएं तो आप भौतिक पदार्थ तो आप सब लोग जानते ही हैं ना। बेसिकली ये क्या होती हैं? ये सारी की सारी मूर्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है। बी मैलिनोव्स्की, ठीक है, मैलिनोव्स्की। देखिए इन्होंने भी बताए थे अलग अलग। अब वही है ना, कोई सार्वभौमिक और विशिष्ट को अलग अलग बता रहा है। अब ये ऐसे कर रहे हैं, अब पता नहीं इसके 3 प्रकार माने जाएं या फिर इनके सबके अलग अलग प्रकार माने जाएं। वैसे तो मुझे लगता है 3 ही प्रकार होंगे और शायद पूछेगा नहीं, ठीक है, इनके अंतर के तरफ। चलिए देखते हैं। सार्वभौमिक और विशिष्ट संस्कृति। सार्वभौमिक यहाँ बता चुके हैं, विशिष्ट बता चुके हैं। जन्मजात और अर्जित समझ लीजिए। जन्मजात क्या है? ऐसी संस्कृतियाँ जैसे भूख प्यास नॉर्मल है, हाँ यही कर लो, ठीक। अर्जित क्या है? अर्जित उन्होंने धन संपत्ति को अर्जित कर लिया, ठीक, वो सारी चीज़ें। भौतिक और अभौतिक। भौतिक में मूर्त वस्तुएं आ जाएंगी, कहाँ बताया था अभी, ये आया। और अभौतिक में जो है अमूर्त वस्तुएं आ जाएंगी, जैसे आस्था हो गया, मूल्य हो गया और नैतिकता हो गई, परंपराएं हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपका संस्कृति का अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार वर्गीकरण। तो ये क्लास कल भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और जो भी इम्पोर्टेंट थे यही इम्पोर्टेंट थे, और थोड़ा प्रभाव वगैरह और प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आएंगे बस, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर कल मिलते हैं इस चैप्टर 7 की 2nd क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आर क्लासेस में। फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आज ही ये क्लास ले लें, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो अभी रफ़ करके मैंने फिर से इसको लिखा हुआ है।
अगर एक दिन में एक चैप्टर होता है और छोटे छोटे 2 चैप्टर एक दिन में हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपके 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये सोशलॉजिकल का, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ही कंप्लीट कर दें इसको। ये थोड़ा सा रह गया था इसलिए। चलिए देखिए, संस्कृति की इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली है सांस्कृतिक गुण, और इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, संस्कृति की इकाइयों में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है सांस्कृतिक गुण। काफ़ी सारे सांस्कृतिक गुण मिलके एक सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं, ठीक है। गुण मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, मतलब गुणों का समूह जो होता है वो संकुल कहलाता है। और संकुलों का जो समूह होता है वो हमारा सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाता है, ठीक। अब ये प्रतिमान 2 तरह के होते हैं, एक आचरणात्मक और एक आदर्शात्मक, ठीक। सांस्कृतिक वैशिष्ट्य क्या होता है कि विशेषताओं के मतलब जिन अलग अलग विशेषताओं, व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रीय कल्चर डिफरेंट होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। संस्कृति के सिद्धांतों की बात करें तो 2 सिद्धांत हैं, एक प्रसार का सिद्धांत, एक उद्विकास का सिद्धांत, ठीक है। प्रसार के सिद्धांत में ये है कि एक क्षेत्र विशेष का कल्चर, अगर वह व्यक्ति उसका प्रसार अन्य क्षेत्र में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्रसार का सिद्धांत। जैसे कोई एक क्षेत्र विशेष का व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र विशेष में चला जाए और क्या बोलते हैं अपने कल्चर को वहाँ पे फैलाए, तो उसको प्रसार करे जाके वहाँ पे, ठीक है। तो प्रसार का सिद्धांत, जैसे अशोक ने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना। तो एक क्षेत्र विशेष का जाके अन्य क्षेत्र विशेष में गए। उद्विकास का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रमोट करना, मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना, फैलाना या अच्छा कर देना, है ना। तो देखो इवोल्यूशन क्या होता है, लैटिन भाषा के इवॉल्वर से बना है, और ये इवॉल्वर जो है वो ई प्लस वॉल्वर से बना हुआ है। ई का मतलब होता है बाहर की ओर और वॉल्वर का मतलब होता है फैलना, ठीक। इस तरह से इवोल्यूशन का अर्थ हुआ किसी वस्तु के फैलने या बढ़ने की प्रवृत्ति से इवोल्यूशन का अर्थ है, ठीक है। कोई भी चीज़ फैलती या बढ़ती है वो, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। चलिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ तक जो मैंने कल पढ़ाया और यहाँ तक आपका 1 लाइनर भर भर के पूछे जा सकते हैं। ये वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें बताने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, शिक्षा और संस्कृति का संबंध कैसा है, घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, संस्कृति द्वारा मनुष्य का पर्यावरण से समायोजन होता है, ठीक है। संस्कृति द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। संस्कृति का शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शिक्षा की निरंतरता में सहायक है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे तो है नहीं कि इनको एक्सप्लेन करो, है ना, सीधे सीधे पॉइंट है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डाला जा रहा है, निरंतरता में सहायक है जो भी संस्कृति है ना। संस्कृति परिवर्तन में सहायक होती है, मैंने बताया था कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संस्कृति शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करती है ना। और संस्कृति ही जो होती है वो शिक्षा की सामग्री प्रदान करती है, ठीक। सारे के सारे सिंपल पॉइंट और सीधे सीधे पॉइंट हैं। आई थिंक इनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब वही है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मतलब शिक्षा का संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनमें से कोई दे देंगे और एक बिल्कुल ही अलग दे देंगे, या बोल देंगे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है ना। इनके जस्ट अपोजिट दे देंगे, शिक्षा व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं, निरंतरता में सहायक नहीं, ऐसी चीज़ें पूछ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संस्कृति का
संरक्षण या संवर्धन, मतलब शिक्षा के द्वारा क्या होता है, संस्कृति का संरक्षण होता है और संवर्धन होता है। संवर्धन का मतलब प्रमोशन होता है, यानी कि बढ़ावा देना, प्रोन्नत करना, है ना, या एक टर्म में बोले उसका विकास करना, नहीं है। संस्कृति ठहराव को दूर करती है, मतलब जो भी ठहराव चल रहे हैं उस शिक्षा के द्वारा उनको दूर करो, और वही चीज़ है ना, परिवर्तन एक अच्छी बात है, ठीक है, ठहराव नहीं है। शिक्षा के द्वारा संस्कृति का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, शिक्षा में संस्कृति का समावेशन, है ना, समावेशन कर लो। व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है शिक्षा, ये तो सही है। संस्कृति का विकास एवं निरंतरता, है ना, शिक्षा से संस्कृति का विकास होता है और निरंतरता आती है। शिक्षा संस्कृति के संरक्षण एवं हस्तांतरण में सहायक है, ठीक है, ये दोनों टर्म जोड़ दिए दोनों, वही एक ही बात हो गई, ठीक है। इस कुछ खास नहीं था, मैंने इसीलिए इसको जल्दी निपटा दिया हमने कि आज ही कंप्लीट कर दें, ताकि कल के लिए एक अगर हम ये करेंगे तो एक दिन ख़राब हो जाएगा, है ना। तो अगर एक साथ हो जाता है तो अच्छा रहता है कि टाइम भी बर्बाद नहीं होता, है ना। तो आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, और पिछले वाले को मिला के, ठीक है क्योंकि इसमें हमें नहीं लगता ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट इतने रखते हैं, लेकिन पूछ ले क्या ही पता, और लेकिन ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं संविधान के साथ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, और काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा, कम से कम 2-3 क्लास तो ले ही लेगा। वो एक बड़ा चैप्टर है और उसमें जो है वन लाइनर भर भर के मिलेंगे, लेकिन आगे फिर देखते हैं। आगे मैं अभी इतना बना नहीं पाए नोट्स और निकाल नहीं पाए हैं, टाइम नहीं मिला। अब अभी तक का जो था वो मेरा स्टोरेज था, ठीक है, मतलब कहें तो मैंने इसकी जो है नोट्स पहले बना रखे थे, तो वीडियो बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन कल से नहीं, पॉलिटी तो चलो चल जाएगी, अभी पॉलिटी चला लेंगे क्योंकि पॉलिटी में इतना इशू नहीं है मुझे। लेकिन आगे से जो हमारा 9 चैप्टर, हाँ चैप्टर 9 होगा ना, वहाँ से लेकर 27 चैप्टर तक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि उसके पहले मैं नोट्स बनाऊँगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और नोट्स बनाने में करीबन ऐसे मानिए कि 2-3 घंटे चले जाते हैं एक बनाने में, एक चैप्टर, और एक चैप्टर बनाएंगे फिर 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग, है ना। चलिए कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आपको आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।